हेलो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। भाई एग्जाम पास आने वाला है तो हम लोग यहाँ पास चालू करते हैं आप लोगों का बीट क्वेश्चन सॉल्व करने का एमसीक्यू। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं विथ रीडिंग विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, द टर्म सब एजेंट in the business of agency is defined as a person employed by and acting under the control of। क्वेश्चन ये पूछ रहे थे सब एजेंट होता कौन है, ठीक है, और किसके अंडर कंट्रोल में काम करता है। चार ऑप्शन है आपके पास, एक है प्रिंसिपल, एक है ओरिजिनल एजेंट, एक है लॉयर और एक है थर्ड पर्सन। तो देखिए यहां पास आप देखिए कि प्रिंसिपल के अंडर क्या काम करता है सब एजेंट, आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल के अंडर ओरिजिनल एजेंट काम करता है, तो यहां पास भाई प्रिंसिपल तो होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या लॉयर हो सकता है? लॉयर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पास एजेंसी के टर्म में, ये भी गलत। थर्ड पर्सन का भी कोई लेना देना, क्या थर्ड पर्सन के अंडर सब एजेंट काम करेगा? नहीं भाई, थर्ड पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर है ओरिजिनल एजेंट। प्रिंसिपल ओरिजिनल एजेंट को अपॉइंट करता है और ओरिजिनल एजेंट अपने अंडर सब एजेंट को अपॉइंट करता है। गॉट माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय। ठीक है, पहला इंडोर्समेंट कौन करता है? जिसके पास रहेगा भाई बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वही इंडोर्समेंट करेगा। समझ गए इसको? दो रिलेशन होता है। ठीक है, एक आपका होता है पेयर, ठीक है, एक आपका होता है पे। पेयर कौन होता है? जो पे करने वाला है। पेई कौन है? जिसको पैसा मिलने वाला है। और जिसको पैसा मिलने वाला है उसी के पास इंस्ट्रूमेंट होगा, तो आंसर इज यस। तो यहां पास द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द पर्सन पेई। ठीक है, पेई आपका फर्स्ट इंडोर्समेंट करेगा। बैंकर भी नहीं करने वाला, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी नहीं करने वाला, एजेंट भी नहीं करने वाला। समझ गए? कौन करेगा? पेई करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। Which of the following is not the mode of dissolution of a firm under a voluntary dissolution? ठीक है, तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन एक वॉलेंट्री होता है, कंपलसरी होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है ये बोलना चाह रहा है, उससे पहले ये तो पता कर लो होता क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन में आपका पहला होता है बाय अग्रीमेंट। बाय अग्रीमेंट से आप वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बी दूसरा ये होता है कि आप जैसे कि अगर हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कंटिजेंसी अगर आपका होता है, हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कंटिजेंसी अगर आपका हो जाता है तो उस केस में भी आपका वॉलेंट्री डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सी अगर ये बोलता है कंपलसरी डिसोल्यूशन भी आपका एक केस बनता है। ठीक है, कंपलसरी डिसोल्यूशन भी आपका एक केस बनता है वॉलेंट्री डिसोल्यूशन के अंदर। और एक डी आपका बनता है, वो होता है पार्टनरशिप एट विल होता है। पार्टनरशिप एट विल में अगर आप नोटिस देते हैं, नोटिस अगर आप देते हैं पार्टनरशिप एट विल के केस में, तो 4 केस में आपका वॉलेंट्री डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, देखते हैं कि इसमें कौन सा मिसिंग है। ठीक है, देखते हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है सर, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट तो है। डिसोल्यूशन ऑफ द मीटिंग ऑफ हैपनिंग, ये भी है। कंपलसरी भी है। ये थोड़ा सा मेरे को अतरंगी लग रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको पूछे कि कौन सा नहीं है, पूछे। समझ गए इस चीज को? तो आपको आंसर क्या होगा? सी, डिसोल्यूशन ऑफ द बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द अनसाउंड माइंड। ये कोई वॉलंटरी डिसोल्यूशन का केस नहीं होता। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास यस पूछा है कि नो पूछा है, पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है, उसी में फंस सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, white wash of a color wash should be carried out at least once in every period of, कितने टाइम के गैप में व्हाइट वॉश और कलर वॉश हो जाना चाहिए। ठीक है, फैक्टर जेड का बात है तो इसका आंसर है आपका 14 मंथ। 14 महीने के गैप में आपका व्हाइट वॉश और कलर वॉश हो जाना चाहिए। समझ गए इस चीज को? क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म फैमिली एज डिफाइंड अंडर EIC एक्ट 1948 डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड नहीं होते? बताओ, स्पाउस होता है क्या? आंसर इज यस भाई। वाइफ और हस्बैंड तो फैमिली के डेफिनेशन में वो लोग तो आएंगे ही। समझ गए इस चीज को? माइनर ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड, माइनर एडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, जरूर भाई मैं अडॉप्ट किया वो भी हो सकता है। अ डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर, वो भी हो सकता है। तो एंड इन इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर, मतलब क्या है? जो एक मैरिड सिस्टर है जो इंडिपेंडेंट है, क्या वो फैमिली डेफिनेशन आएगा? आंसर इज नो। ठीक है, तो डज नॉट इंक्लूड बोला है तो उसी का आपका आंसर होगा डी, एंड इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर यहां पर आपके फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगा। समझ इस चीज को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर। ठीक है, कैसा कौन सा है जो सेफ्टी मेजर को बोला जाएगा? ठीक है, आर्टिफिशियली ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, वेंटिलेशन, ठीक है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फर्स्ट एड अप्लायंस। ठीक है, ये जो बाकी जो सब दिए हैं ना, सब आपका सेफ्टी मेजर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, फैक्ट्री एक्ट में फेंसिंग ऑफ द मशीनरी आपका मेन सेफ्टी मेजर है। सर ये फेंसिंग ऑफ द मशीनरी क्या होता है? जनरली क्या होता है, जो मूविंग पार्ट्स रहते हैं बड़े बड़े, उसमें ना जाली लगा देते हैं ताकि कोई मत जा सके। समझ लीजिए, बड़े बड़ा फैक्ट्री होता है, बड़ा मशीन है भाई, उसका पार्ट ही बहुत बड़ा रहता है, जो चक्री टाइप घूमते रहता है, व्हील बोल लो,
उसमें, ताकि किसी का हाथ मत जाए, कुछ मत हो जाए, उसको जाली लगा देते, उसको फेंसिंग ऑफ मशीनरी बोलते हैं। समझिए इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, द शेयर सर्टिफिकेट शेल बी साइंड बाय द, ठीक है। देखो सबसे पहले बात है कि हर डॉक्यूमेंट कॉमन सील में साइन होना चाहिए, लेकिन अब मैंडेटरी नहीं रहा, ठीक है, उसको हटा दिया रूल को। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका करेक्ट आंसर होता है 2 डायरेक्टर, ठीक है, 2 डायरेक्टर लोग साइन करें। लेकिन एक और आंसर होता है कि अगर 2 डायरेक्टर साइन नहीं कर रहे हैं तो 1 डायरेक्टर या तो कंपनी सेक्रेटरी, बी ऑप्शन। लेकिन आपका जो कंपनी सेक्रेटरी है, सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ये है कि कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। समझ गए इस चीज को? तो आपका आंसर नंबर ए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में आता है, जब 2 डायरेक्टर। समझ गए इस चीज को? ठीक है। 8, इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शेल बी सेंड एज अटैचमेंट इन पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल और एक्सेस फाइल। तो ध्यान सुनिएगा, हमेशा पीडीएफ फाइल में सेंड होगा। क्यों? क्योंकि पीडीएफ फाइल को आप अदर वर्ड्स में बोलोगे तो नॉट एडिटेबल फॉर्मेट होता है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता। वर्ड, एक्सेल, एक्सेस फाइल को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज को। तो ई वोटिंग का जो नोटिस रहेगा उसमें अटैचमेंट आपका पीडीएफ फाइल में जाएगा। डन? समझिए इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अ डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन नोटिस ऑफ, ठीक है सर, एमसीक्यू बाद में देखेंगे। पहले बताओ स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर कौन सेक्शन में दिया हुआ है? ठीक है, आपने सही बोला, सेक्शन 151 में दिया हुआ। समझ इस चीज को? उसमें अपॉइंट करना होता है भाई, सू मोटो हो गया या तो नोटिस हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन उसको नोटिस देगा। तब नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1/10 और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, ये भी था उसमें। नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर विच इज लोअर। करेक्ट आंसर आपका सी है, ठीक है। या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर दे दे, या तो 1/10 ऑफ द सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। इन लोगों ने अगर नोटिस दे दिया तो इलेक्शन करना पड़ता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। समझ गए इस चीज को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ। अब बताइए कि मेटा एथिक्स कौन से नेचर में डील करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका मोरल जजमेंट। समझ गए इस चीज को? अच्छा, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, उसमें एक क्वेश्चन एथिक्स का आएगा, ये चीज जान ले रही है, ठीक है। एथिक्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमसीक्यू का, ठीक है। अच्छा, और एमसीक्यू जो आपका है ना, उसमें लेस चांसेस रहते हैं कि आपके कंपनीज एक्ट से आए, ठीक है, कम चांसेस है। कभी कभी आ जाता है, ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके 30 नंबर का, ठीक है, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चांसेस कम है कि बीट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कंपनीज एक्ट क्या है। समझिए इस चीज को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या एक्चुअल भी हो सकता है, एंटिसिपेटरी भी हो सकता है, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हैं। तो आपका आंसर होगा डी, आइदर ए एंड बी, ठीक है, आइदर एंड बी दोनों हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, एंटिसिपेटरी भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए सब? क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले बताइए एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? समझ गए इसको? लाइक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ सर होता है। सेल्स टेक प्लेस फॉर द एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स, ये तो नहीं होता भाई, एग्जिस्टिंग गुड्स का नहीं होता एग्रीमेंट, ठीक है। टू सेल, द सेलर कैन sue फॉर डैमेज ओनली इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ बायर, हाँ ये होता है। इट गिव्स अ राइट टू द बायर अगेंस्ट द सेलर टू sue फॉर डैमेज, ये भी होता है। समझ गए इस चीज को? मतलब बी, सेल्स टेक प्लेस फॉर द एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स के लिए नहीं होता एग्रीमेंट टू सेल। समझ गए? उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस केस में। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट का क्वेश्चन है। Which one of the following is not the element of the draft? समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, इट इज ओपन टू द पर्सन टू स्टॉप पेमेंट। पेमेंट को स्टॉप करने के लिए ड्राफ्ट नहीं बनाया जाता, ठीक है। समझ गए इस चीज को? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, हु में नेगोशिएट, कौन नेगोशिएट कर सकता है? क्या ड्रॉअर कर सकता है, पे कर सकता है, क्या ऑल ऑफ द जॉइंट मेकर कर सकता है, या तो तीनों में से कोई एक कर सकता है? आंसर इज डी, भाई तीनों में से कोई एक नेगोशिएट कर सकता है। नेगोशिएशन का पावर सबके पास है। समझ गए इस चीज को? ठीक है। द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी अ, अब बताइए जो मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको क्या बोलोगे आप? नॉर्मल इंफॉर्मेशन जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे? प्रोस्पेक्टस बोलोगे, आर्टिकल बोलोगे, मेमोरेंडम बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तो करेक्ट आंसर आपका होता है प्रोस्पेक्टस। द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को आप प्रोस्पेक्टस बोल दोगे। समझ गए इस चीज को? क्वेश्चन नंबर 16, द रीजनल डायरेक्टर सेल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, ठीक है। जो रीजनल डायरेक्टर है, जिसको आप आरडी बोलते हो प्यार से, ठीक है, ऑफिस ऑफ शिफ्ट कर रहे हो तो उसको रीजनल डायरेक्टर भी बताना पड़ेगा। तो कितने दिन में आपको कंफर्मेशन बता के देगा बताइए? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका बी, 30 दिन के अंदर वो कंफर्मेशन को बताएगा।
समझ इस चीज को। द प्राइवेट प्लेसमेंट सेल बी मेड नॉट मोर देन पर्सन इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर। प्राइवेट प्लेसमेंट एक साल में कितने लोग से ज्यादा का नहीं हो सकता, 50, 100, 200, 400। तो करेक्ट आंसर है आपका 200 मेंबर्स पर्सन। समझ इस चीज को, ठीक। इफ द शेयर होल्डर्स नॉट लेस देन of the issued share of class did not consent to the variation or vote in the favor of the special resolution for the variation, such shareholder may apply to the tribunal to have the variation cancelled। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है कि वेरिएशन कर रहे हो आप किसी चीज को लेके, लाइक शेयर कैपिटल वेरिएशन कर रहे हो, तो कितने लोग का मेरे को एप्लीकेशन चाहिए, ट्रिब्यूनल ये बोलता है, ताकि मैं वेरिएशन को कैंसिल कर दूं। समझ इस चीज को, 10%, 15%, 25%, नॉन ऑफ द अबव, कितना चाहिए, तो एटलीस्ट 10% का मेरे को एप्लीकेशन चाहिए, तभी वो वेरिएशन को कैंसिल करेगा। समझिए इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर। ठीक है, 10%, 15%, 25%। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गया, मैं प्रोविजन एक बार अच्छे से बता देता हूँ इस चीज को। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर ना मैक्सिमम लिमिट होता है आपका 15% या तो 5 करोड़ जनरली। ठीक है, एक साल में 15% या तो 5 करोड़, और ऑल ओवर टोटल जितना लाइफ टाइम में है उसमें ऑल टाइम में 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पास क्या पूछा है, इन अ ईयर पूछा है, तो यहाँ पास 5 करोड़ दिया हुआ है, क्या आंसर नो, क्या दिया हुआ है 15%, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पास 15%। गॉट माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। Which one of the following is not the discharge by operation of law? ऐसा कौन सा केस है जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं होता। ठीक है, समझिए, मर्जर ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इंसॉल्वेंसी भी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ द आइटम इन अ रिटर्न ऑफ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ये भी है। तो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है, नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। समझ गए इस चीज को, ओके। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, Which one of the following is not the feature of the contract of the guarantee? Contract of guarantee के कौन से फीचर्स नहीं है, पहले ये बताओ contract of guarantee क्या होता है। ठीक है सर, 3 पार्टी होते हैं। ठीक है, एक लोन लेने जाता है, ठीक है, एक बोलता है कि ठीक है लोन नहीं दे रहा है, तो एक को मैं गारंटी के लिए बुला लेता हूँ। श्योरिटी होता है, प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, 3 पार्टी होते हैं। तो देयर आर द 2 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 पार्टी। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी। ठीक है, भी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट for which the surety gives guarantee to the creditor on behalf of the principal debtor, ये भी चलो मान लिया। The surety gives contract at the request of the principal debtor। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी का फीचर्स कौन सा नहीं है इस चीज में, तो सी को ध्यान से पढ़ना। There is an existing debt for which the surety gives guarantee to the creditor। क्या श्योरिटी क्रेडिटर को गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर? प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को गारंटी ना, प्रिंसिपल डेटर को गारंटी दिया जाता है क्रेडिटर के बिहाफ में। तो मेरा सी गलत है। चीजों को समझ गए इस चीज को। देखिए, देयर आर 2 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, आपका आंसर ए भी दिया हुआ है, लेकिन 2 पार्टी तो होते ही है ना भाई, मिनिमम 2 पार्टी, 3 तो होते हैं लेकिन 2 तो होते हैं ना। समझ गए इस चीज को। चलो 22, as per the section 2 sub clause 7 of the sales of the goods act 1930 the term goods does not include। क्या स्टॉक एंड शेयर इंक्लूड करता है? आंसर इज नो, ये तो नहीं करता। ग्रोइंग क्रॉस भी नहीं करता, ग्रास भी नहीं करता, तो नाइदर ए बी सी तीनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं करता। समझ गए इस चीज को, ठीक है। नो फीमेल चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क इन एन फैक्ट्री एक्सेप्ट बिट, मतलब कोई भी फीमेल चाइल्ड को आप काम करने नहीं दे सकते, बट इस समय में दे सकते हो। बताइए, सुबह 8 से लेके शाम के 7 बजे तक, सुबह 6 से लेके रात के 6, सुबह 6 बजे तक, मतलब रात में नाइट शिफ्टिंग दोगे फीमेल चाइल्ड को? आंसर इज नो। 6 से लेके 7 नो, 10 PM से लेके 5 PM तक नो। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे इस बीच में आप चाहो तो काम करवा सकते हो फीमेल चाइल्ड से। ठीक है, समझिए इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द बोनस शेयर में बी इशूड आउट ऑफ। ठीक है, बोनस शेयर क्या फ्री रिजर्व से कर सकते हैं? आंसर इज यस। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करते हैं? यस। सीआरआर अकाउंट से कर सकते हो? यस, लेकिन रिवैल्यूएशन को छोड़ के। ठीक है, तो एनी ऑफ द अबव, इसमें कोई किसी भी केस, किसी भी में से आप बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बिफोर आवर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। तो इसका आंसर होता है 48 आवर्स, 48 घंटे से पहले आपको डिपॉजिट कर देना है प्रॉक्सी का। ठीक है, समझ गए इस चीज को, ओके। द मिनिमम नंबर ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं? चीज ध्यान से सुनिएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब आदमी जो इंडिविजुअल है,
पार्टनर तो वो भी बन सकते हैं ना, एक नॉर्मल एलएलपी भी बन सकता है, समझ गए इस चीज को। तो यहां पर 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मेरे को चाहिए जो जिंदा आदमी हो, इंडिविजुअल हो काम करने के लिए, समझ गए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 27, एट एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेस देन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल बी रिटायर बाय द रोटेशन। कौन सा सेक्शन का है जल्दी बताओ, सेक्शन 152 का क्वेश्चन है, समझ गए इस चीज को। तो इसका आपका आंसर होता है 1/3। एक बार रिवाइज कराओगे क्या बोलता है सेक्शन 150 को, 6 और 7 की बात चल रही है यहाँ पर, क्लॉज से सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 की बात चल रही है। तो इसमें ये बोलते हैं हर एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, रिटायर होता है और रोटेशन होता है। रोटेशनल कितने होंगे, 2/3 रोटेशन होंगे, और आउट ऑफ द रोटेशनल 1/3 शेल बी रिटायर बाय द रोटेशन। याद आया चीज, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 28 की बात कर रहा हूं मैं। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मेरे को आंसर पता है 3, ठीक है। तो 1 to 3 का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, ये होता है आपका ओपीसी, ठीक है, ये होता है आपका प्राइवेट कंपनी, ये होता है आपका पब्लिक कंपनी। समझ इस चीज को, 1 2 3 का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है डायरेक्टर के केस में, ठीक है। देयर आर दे दिस इज नॉट वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक लाइफ। समझिए सर इस चीज को, इसमें ये बोल रहा है कौन से 7 प्रिंसिपल में नहीं आता, लेकिन उससे पहले ये तो बता दो कि 7 प्रिंसिपल होता क्या है। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। 7 प्रिंसिपल में आपका सबसे पहले आता है सेल्फनेस, दूसरा आपका आता है इंटीग्रिटी, थर्ड बोलिए थर्ड कौन सा आता है आपका, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। फोर्थ आपका आता है अकाउंटेबिलिटी, फिर फिफ्थ आपका आता है ओपननेस, सिक्स्थ आपका आता है ऑनेस्टली, एंड सेवंथ आपका आता है लीडरशिप। समझ गए इस चीज को, इतना आपका क्या होता है 7 प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, देखो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, कंटेंट तो नहीं है भाई, अकाउंटेबिलिटी तो आपका क्या है, कंटेंट आपका नहीं आएगा। समझ गए इस चीज को। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्विटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्विटेशन फॉर ऑफर, अ टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट अ सर्टेन टाइम, ये तो एक्चुअल है। रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, ये भी एक्चुअल है। बिड्स इन एन ऑक्शन सेल, ये भी एक्चुअल है। अ कैटलॉग फॉर अ गुड्स ऑफ सेल, ये आपका इन्विटेशन टू ऑफर है। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब समझते हैं, मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं कि मेरा सामान खरीद ले, लेकिन ऑफर तुम करोगे, सर मैं सामान को खरीदना चाहता हूं। समझ इस चीज को, लाइक आपका मेगा मार्ट में होता है, लाइक विशाल मार्ट, डी मार्ट, ये चीज में होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर कहलाता है। समझ गए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, मतलब अगर कम दे दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने 1000 पीस बोला था, वो 800 दे दिए, तो मेरे पास क्या क्या अधिकार होता है, याद करिए। पहला अधिकार होता है कि मैं चाहे तो रिजेक्ट कर सकता हूं, या तो कम एक्सेप्ट करूंगा एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट, कॉन्ट्रैक्टेड रेट में मैं उसको ले सकता हूं। तो ऑप्शन क्या होता है, मे रिजेक्ट देम, ये आपका आंसर हो सकता है। शुड नॉट रिजेक्ट देम एज मोर क्वांटिटी माइट बी सप्लाइड, ये आंसर नहीं है, यहाँ पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ज्यादा सप्लाई करेगा। मे रीसेल देम, क्यों रीसेल करेगा भाई ये चीज। गिव लेस प्राइस फॉर देम, देखो गिव लेस प्राइस फॉर देम आंसर हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस लिखा होता तो मैं मानता। समझ गए इस चीज को। तो मे रिजेक्ट देम, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 32, अ पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ऐसा कौन सा पर्सन है जो फैक्ट्री को कंट्रोल करता है फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से। क्या ऑक्यूपायर होता है, क्या मैनेजर होता है, क्या चेयरमैन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बताइए। ये दोनों तो नहीं है भाई, ये दोनों तो कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। चेयरमैन कौन होता है, वो भी कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। कौन होता है, ऑक्यूपायर, जो पूरा अल्टीमेट कंट्रोल रखता है फैक्ट्री का, उसको क्या बोलोगे आप, ऑक्यूपायर बोलोगे। समझ गए इस चीज को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, अ बियरर इंस्ट्रूमेंट है वो सी पोस्ट नेगोशिएट किससे होगा, डिलीवरी ओनली से होगा। समझ गए इस चीज को, ठीक। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ वाई एंड जेड, वाई और जेड के बिना परमिशन से, बाय सर्टेन शेयर्स इन हिज नेम आउट ऑफ द पार्टनरशिप मनी, खुद के नाम में खरीद लिया पार्टनरशिप के पैसे से, तो क्या होगा ये चीज पता, सब प्रॉपर्टी सीज का टाइम आ जाएगा, प्रॉपर्टी से रिकवरी करो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ गए इस चीज को, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर द अवॉइडेंस ऑफ, ठीक है, क्या चीज आपको अवॉइड करना है, कंपटीशन अवॉइड करने की बात नहीं कर, पब्लिसिटी के लिए भी बात नहीं करता, करो ना भाई। मोनोपोली, मोनोपोली को अवॉइड करने की कोशिश करता है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं करता। समझ गए इस चीज को। बिजनेस एथिक्स हैज अ
कौन सा एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल है, नेचुरल है, प्रैक्टिकल है, फिजिकल। एक चीज ध्यान रखेंगे, बिजनेस एथिक्स आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ भाई शुरू से सीखते आओ, पहले ही क्लास में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझाया जाता है, क्या चीज होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मेरे को सीधा से क्या दिख रहा है, आंसर सी। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। समझिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 38, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू, ठीक है। एथिक्स एक प्रॉपर फाउंडेशन है जिसमें कि आप गोल्स और एक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किस में, लिविंग से, लाइफ से, स्पीच से, नो, आंसर इज वैल्यू। उसमें आप आगे जाके आप वैल्यू एथिक्स भी पढ़े हैं, समझ गए इस चीज को, वैल्यू से कंपेरिजन होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोविजन रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर कितने होंगे मेंबर्स, मतलब पार्टनरशिप में कौन बताता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, आपका कंपनीज एक्ट बताता है, उसमें एक रूल आया था, समझिए उसमें जो 50 नंबर्स जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया, समझिए इस चीज को। चलो, X and Y agrees to divide the profit of a business in an equal share, but the loss, if any, is to be borne by the X only. The partnership agreement is. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X और Y ने एग्री किया कि हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इक्वल शेयर में, लेकिन लॉस होना सिर्फ X बियर करेगा। तो एक चीज बात बताऊं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या लिखा था कि प्रॉफिट मस्ट बी शेयर। क्या लॉस के बारे में लिखा हुआ है क्या, ना, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। लॉस शेयरिंग का कोई कंपलसरी है, तो जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना आपका लॉफुल हो जाएगा, समझ गए, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स और अ कपबोर्ड इक्विपमेंट विद प्रिस्क्राइब कंटेंट एंड नॉट लेस देन 1 in number must be provided and maintained in every factory so as to accessible during all working hour for every, कितने लोग के लिए, 150 वर्कर फॉर एनी टाइम, ठीक है। 150 वर्कर, 150 वर्कर्स एनी टाइम, उन लोग के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, समझ गए इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, XYZ Limited to which the payment on wages Act 1930 is applicable, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 उसके लिए एप्लीकेबल होता है। फिक्सेस द वेजेस पीरियड ऑफ 36 डेज, बोलता है कि मैं 36 दिन में दूंगा पेमेंट को। यू एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, आप सीएमए हैं, अब एडवाइस करिए क्या करना है इस चीज को। तो 36 पेमेंट देना अलाउ है, बताइए इस चीज को, बताइए, अब ध्यान सुनिएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द अबव, मेरे को तो प्रॉब्लम दिख रहा है भाई, आंसर नंबर ए तो नहीं हो सकता। एज पर द सेक्शन 4 of the act, no wage period can exceed 1 month, so the company would advise accordingly। मेरे को तो बी आंसर सही लग रहा है भाई, एक महीने ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। द वेजेस पीरियड कैन मोर देन 30 डेज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है। द कंपनी शुड टेक परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, नहीं कोई परमिशन दे, कोई नहीं देगा कुछ चीज को ले, समझ गए। तो वेज पीरियड है वो 1 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, समझ गए, उसी हिसाब से आपको एडवाइस देना पड़ेगा। Question number 43. When the day on a promissory note or bill of exchange is at maturity is a public holiday, 26 जनवरी था। The instrument shall be deemed to be due, किस दिन ड्यू होगा बताइए भाई, नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे में, ठीक है। अगले जो प्रीसीडिंग बिजनेस डे में होगा ना उसमें अब बात करेंगे आज किसी को, सॉरी नेक्स्ट नहीं, पहले, प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले, सामने तो सक्सीडिंग होता है, उसके एक दिन पहले की बात करेंगे, समझ गए इस चीज को, ठीक। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय who has not completed 15 years of age at the beginning of the accounting year, the minimum bonus will be, कितना उसको मिनिमम बोनस दोगे, तो आपका आंसर है ₹60 और 8.33% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, इतना आपको उसको बोनस देना पड़ेगा, समझ इस चीज को। 60 रुपए या तो 8.33% ऑफ द सैलरी और विच एवर इज लोअर, तो करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है। अब एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट, सर क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया लग रहा है, हाँ भाई एग्जाम में रिपीट आता ही रहता है तुम लोग क्वेश्चन, इसलिए यहाँ रिपीट है, ठीक है। तो एटलीस्ट कितने आपके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होना चाहिए, हु आर इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपके 2 इंडिविजुअल LLP में 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होने चाहिए, समझ गए इस चीज को, ठीक। के ओन्स अ रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन चेन्नई, ही इज इंटाइटल्ड टू क्वाइट पोजीशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड, मतलब उसने रेसिडेंशियल फ्लैट ले गया चेन्नई में और क्वाइट पोजीशन इंटाइटल करता है, एंजॉयमेंट कर रहा है अपने प्रॉपर्टी का, तो कौन सा राइट होगा, राइट इन पर्सनम होगा, राइट इन रेम होगा, ध्यान से सुनिएगा, उसका राइट इन रेम होगा, क्योंकि उसको अगेंस्ट पूरे दुनिया की उसको प्रॉपर्टी में उसका हक है, तो उसको प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकता, समझ गए इस चीज को, तो उसको राइट इन रेम बोला जाता है।
X sells the goodwill of his retail store to Y for rupees 5 lakh and is promised not to carry on the same business forever and anywhere in India. मतलब गुडविल बेच रहा है 5 लाख का और बोलता है कि दुनिया जहान इंडिया में तेरे को कभी भी जिंदगी में कोई जगह काम नहीं कर रहा है। क्या है गुडविल का डेफिनेशन है भाई? गुडविल बोलता है कि रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफाइड टाइम में स्पेसिफाइड एरिया में तू काम नहीं कर सकते भाई, पूरे इंडिया में कोई भी जगह नहीं कर सकते फॉर एवर, ऐसा नहीं होता चीजों को लेके। तो ठीक है, ये आपका एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? प्यार से वॉइड कहलाएगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज और आर कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए इस चीज को? द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर वेयर द बायर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मैं सामान भेजूं ट्रांजिट में तभी रोकवा पाऊंगा, बिकम्स इंसॉल्वेंट, पहले से इंसॉल्वेंट नहीं, इस इंसॉल्वेंट नहीं, बिकम इंसॉल्वेंट, पहले तो सॉल्वेंट था लेकिन रास्ते में जाते जाते इंसॉल्वेंट हो गया। समझ गए इस चीज में? उस चीज में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो एक्सरसाइज कर सकता है। समझ इस चीज को? ठीक है। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट मतलब क्या होता है बताइए? मतलब एक चीज आप समझिए, जिसके पास जो नहीं है वो दे सकता है क्या? आंसर इज नो। ये यहां पर लॉ ये बोलता है डॉक्टर, नो वन इज ग्रेटर देन गॉड, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। समझ गए इस चीज को? नॉन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पोसेस, बी करेक्ट आंसर आपका बी। एवरीवन कैन गिव एवरीथिंग ही हैज, नो एवरीवन इज बाउंड बाय हिज हैबिट, नो। तो नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पोसेस। समझ गए इस चीज को? तो एमसीक्यू आपका ऐसा ऐसा आएगा। ठीक है, आगे और एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए वेट करिए, बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है भाई, ये तो 50 ही हुआ है। समझ गए इस चीज को? इसमें और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है प्लीज कमेंट करेंगे, चीजों को लिए आपका डाउट जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी कंपनीज एक्ट हो गया, बाकी स्ट्रेटजी 85 नंबर्स के भी करने हैं भाई, स्कोर करने, उसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसको देखिए और समझिए, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।